आज के इस वीडियो में हम लोग बजाज ऑटो शेयर के बारे में बात करेंगे जिसका करंट प्राइस है 3715। तो इसका अगर 1 ईयर का रिटर्न, पिछले 1 ईयर का रिटर्न हम लोग देख ले तो पिछले 1 ईयर का रिटर्न जो इस शेयर ने दिया है वो -1.59% दिया है। और अगर पिछले 5 ईयर के रिटर्न की बात कर ले तो इस शेयर ने 22.14% का 5 ईयर का रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक का रिटर्न का आप जो जनरेशन देख रहे हैं वो काफ़ी कम है। अगर ऑटो सेक्टर की बात कर ले तो ये शेयर ने कुछ बेहतरीन रिटर्न नहीं दिखाया। तो हमारा जो पहला टारगेट इस शेयर में रहेगा वो 6% का रहेगा, 6% अप। और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 8% अप। हम लोग दो टारगेट को सेट करते हैं इस शेयर में। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि किसी भी स्टॉक को आपको पहले लेना है तो उसमें सबसे पहले आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो देख लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपना स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए ताकि आपका कैपिटल फंसे नहीं। और आपको अगर आपका टारगेट नहीं मिलता है तो स्टॉप लॉस तो हिट कर जाए लेकिन आपको मिनिमम ही लॉस हो। तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने कैपिटल का कुछ ही परसेंट इस शेयर में लगाएं। साथ ही साथ जब भी आप इस शेयर को ले तो 1-2% अगर ये शेयर डाउन कर डिक्रीज़ हो रहा है तो उस पर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जो भी टारगेट आपने लिया है, साथ ही साथ जो भी आप अपडेट देख रहे हो न्यूज़ रिलेटेड, उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने इस शेयर को लॉन्ग टर्म में लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस शेयर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो पिछले 5 ईयर में 22.14% का रिटर्न कुछ खास रिटर्न नहीं है। ये तो एफडी के अराउंड ही है, एफडी से कम ही थोड़ा माना जाएगा। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म में इस शेयर को लेना है तो पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये निफ्टी 50 में तो आता है लेकिन उतना ग्रोथ ये 5 ईयर में नहीं दिखाया है। लेकिन अगर आप कुछ कैपिटल इस स्टॉक में लगा देते हो, अगर आपको ऑटो इंडस्ट्रीज़ में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आप लगा सकते हो। साथ ही साथ आपको इस शेयर को अभी इस शेयर का अगर प्राइस वैल्यू को देखो तो ये प्राइस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अधिक नहीं है, यानी कि ओवर वैल्यू नहीं है। ये प्राइस लगभग सेम ही है आपका जो प्राइस होना चाहिए। अब बात करते हैं इस स्टॉक के मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप जो इस स्टॉक का है 107,439 करोड़ का है। अगर आप करंट वैल्यू की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया। हाई लो की बात करें तो ये स्टॉक ने हाई दिया है 4132 का, जो कि अभी 3713 पे चल रहा है। और जो लो है इस शेयर का वो है 3027। स्टॉक पी की बात करो तो स्टॉक पी 19.6 है। अगर बुक वैल्यू की बात करो तो वो स्टॉक का है 1032। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करो तो ये 3.73% का डिविडेंड यील्ड देता है। यही कारण है कि ये स्टॉक का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टॉक डिविडेंड काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है। अगर आप डिविडेंड की बात करो तो 3.73% ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड माना जाएगा, जिसके कारण इसका ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं है। आप सभी को जैसा कि जानते हैं कि जो भी स्टॉक डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है वो आपको ग्रोथ प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अगर डिविडेंड ग्रोथ दोनों प्रोवाइड काफ़ी अधिक करेगा तो सारे लोग वही शेयर को ले लेंगे, जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। कुछ ही शेयर में आप देखोगे कि डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रहा है, बोनस भी मिल रहा है और आपका शेयर का ग्रोथ भी काफ़ी अधिक है। ये रेयर केस में ही होता है। अगर आप काफ़ी लकी है उस टाइप के शेयर को ले लिए हैं तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिट माना जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में शेयर को लेते हो तो आपको ज़रूर पिछले 2 या 3 मंथ में, अगले 2 या 3 मंथ में या फिर 6 मंथ में आपको अपना स्टॉक को रिव्यू करते रहना है। साथ ही साथ अगर आपको कोई बहुत ही निगेटिव न्यूज़ इस शेयर को मिलता है तो आप अपने शेयर को बेच करके दूसरा शेयर को ले सकते हैं। आपको चाहे जितना भी प्रॉफिट हो रहा है आपको इस शेयर को बेच देना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक के फेस वैल्यू की बात करें तो वो स्टॉक का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। अब हम लोग चलते हैं सेल्स ग्रोथ के बारे में देखने। तो जैसा कि आप सभी को देख सकते हैं कि इस जो शेयर ने सेल्स ग्रोथ पिछले 10 ईयर में दिया है वो 10% का है, जो कि 5 ईयर में बढ़ के 9% हो गया, 3 ईयर में घट करके 3% हो गया। टीटीएम है 5%, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं तो पिछले 10 ईयर में 6% रहा, पिछले 5 ईयर में 6% रहा, पिछले 3 ईयर में घट करके 5% हो गया। टीटीएम है -2%, ये भी अच्छा खासा नहीं है। अगर स्टॉक CAGR प्राइस की बात करो तो पिछले 10 ईयर का 7% रहा, पिछले 5 ईयर का 4%, पिछले 3 ईयर का 8%, पिछले 1 ईयर का -3%, ये भी CAGR भी अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो वो 10 ईयर का 25% है, 5 ईयर का 21% है, 3 ईयर का 21% और लास्ट ईयर का 19% है। अब हम लोग बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे। अगर टोटल एसेट्स की बात करो तो इस शेयर का टोटल एसेट है 33,602,35,111 से इंक्रीज़ करके ये मार्च 2022 का हो गया। पहले मैंने मार्च 2021 का बताया था।
उसी तरह अगर कैश फ्लो की बात करूँ तो कैश फ्लो जो है, नेट कैश फ्लो मैं बता देता हूँ। नेट कैश फ्लो मार्च 2021 का 231 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ कर के नेट कैश फ्लो 417 हो गया मार्च 2022 को। अब थोड़ा नज़र हम लोग शेयर पैटर्न में डाल देते हैं कि प्रमोटर के पास कितना शेयर्स है। तो प्रमोटर के पास अगर शेयर की बात करो तो पिछले 2 ईयर में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग सेम ही रहा है। अगर आप FIS के शेयर की बात करें तो पिछले 2 ईयर में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। DIIS की बात करूँ तो पिछले 1 ईयर में ये डिक्रीज़ ही हो गया इंक्रीज़ करने की जगह पे। पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक पे भी कांस्टेंट ही रहा है पिछले 2 साल में। अगर पिछले कुछ सालों की बात कर लो तो ये कांस्टेंट ही रहा है FIS, DIIS और पब्लिक के शेयर में, और साथ ही साथ प्रमोटर का भी शेयर होल्डिंग लगभग सेम ही रहा है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो मैंने पहले ही परसेंटेज आपको बता दिया है। साथ ही साथ आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो भी देखना है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। साथ ही साथ आपको न्यूज़ से घबराना नहीं है। न्यूज़ अगर आपको काफ़ी ज़्यादा निगेटिव मिल रहा है तब आप बेच सकते हो शेयर को, साथ ही साथ दूसरे शेयर को ले सकते हो।